नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर उन सिविल साइट इंजीनियर्स के लिए जो अभी-अभी फील्ड में उतरे हैं, मतलब फ्रेशर्स के लिए। जी बिल्कुल। हम साइट पर इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो बुनियादें हैं ना, अगर ये मजबूत हों तो साइट पर काम करना आसान हो जाता है और गलतियों की गुंजाइश वो कम हो जाती है। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन जानकारियों को समझकर साइट पर आत्मविश्वास बढ़े और काम सही तरीके से हो। बिल्कुल। हम साइट लेवल्स, अलग अलग तरह के कंक्रीट यूनिट्स का हेरफेर मतलब कन्वर्जन, स्टील का वजन कैसे निकालें, लैपिंग, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, क्वांटिटी का अंदाजा, फाउंडेशन की कुछ बेसिक बातें और हाँ, कुछ जरूरी फील्ड स्किल्स, इन सब पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साइट लेवल्स सुनने में आते हैं। एनजीएल, ईजीएल, प्लिंथ लेवल, एफएफएल, सिल लेवल, लिंटल लेवल, ये सब असल में हैं क्या और इतने जरूरी क्यों? देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हैं। मतलब इन्हीं के आधार पर सब कुछ बनता है। अच्छा। एनजीएल हो गया नेचुरल ग्राउंड लेवल, मतलब जैसी जमीन मिली। ईजीएल मतलब खुदाई या भराई के बाद का लेवल। प्लिंथ लेवल यानी पीएल, ये बहुत जरूरी है। ये वो लेवल है जहां सबस्ट्रक्चर खत्म होता है। आमतौर पर रोड लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं इसको। हाँ, ताकि बारिश का पानी वगैरह अंदर ना आए। बिल्कुल। फिर एफएफएल फिनिश्ड फ्लोर लेवल, मतलब टाइल पत्थर लगने के बाद जो फाइनल फर्श होगा उसका टॉप लेवल। एसएल मतलब सिल लेवल, खिड़की का जो निचला हिस्सा होता है। और एलएल यानी लिंटेल लेवल, जो दरवाजे या खिड़की के ऊपर बीम आता है ना, उसका लेवल। और अगर इनमें सटीकता ना हो तो, मान लीजिए एफएफएल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सोचिए, एफएफएल अगर 10 mm भी आउट हुआ तो हो सकता है दरवाजे ठीक से फिट ना हो, फ्लोरिंग ऊंची नीची दिखे, बाद में उसको ठीक करने में जोड़ने तोड़ने का खर्च और वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए इनमें प्रिसिजन मतलब सटीकता बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए। मतलब लेवल्स का खेल तो बहुत नाजुक है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिस पर सब कुछ खड़ा होता है, कंक्रीट। ये पीसीसी, आरसीसी, आरएमसी, इनमें क्या फर्क है? और ये डीपीसी क्या चीज है? हाँ, कंक्रीट की बात करें तो देखिए, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें स्टील मतलब सरिया नहीं होता, तो ये ज्यादा लोड या खिंचाव नहीं झेल सकता। तो कहाँ इस्तेमाल होता है ये? इसे ज्यादातर हम फाउंडेशन के नीचे एक बेस लेयर बनाने के लिए या फ्लोरिंग के नीचे लेवलिंग कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हल्के फुल्के कामों के लिए ठीक है। फिर आता है आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें स्टील डाला जाता है। कंक्रीट दबाव झेलने में मजबूत है पर खिंचाव में कमजोर। स्टील वो खिंचाव झेलता है। अच्छा, तो बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब आरसीसी से ही बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आरएमसी है रेडी मिक्स कंक्रीट। ये प्लांट में बनता है और सीधा साइट पर मिक्सर ट्रक में आता है। इसका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है क्वालिटी। प्लांट में कंट्रोल बेहतर होता है और काम तेजी से होता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ, ये थोड़ा महंगा पड़ता है शायद पीसीसी या साइट मिक्स आरसीसी से, लेकिन जहां क्वालिटी और स्पीड जरूरी है वहां ये बेस्ट है। और डीपीसी? डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। ये एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसे हम प्लिंथ लेवल पर डालते हैं। इसका काम है जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर चढ़ने से रोकना। सीलन की समस्या इसी से रोकी जाती है। ओह, ये तो बहुत जरूरी है फिर। बहुत जरूरी। मैंने खुद देखा है, जहां डीपीसी ठीक से नहीं लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर सीलन की कितनी परेशानी होती है। तो कंक्रीट का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो साइट पर नए इंजीनियर्स को परेशान करती है, यूनिट्स। कभी एमएम में ड्राइंग है, कभी फीट इंच में बात हो रही है, फिर वो सूत भी आ जाता है। इसका क्या हल है? हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। देखिए, यूनिट कन्वर्जन में एकदम पक्का होना पड़ेगा। कुछ बेसिक तो याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे 1 इंच में 25.4 mm होते हैं और 1 मीटर में करीब 3.28 फीट। और सूत, वो क्या है? हाँ, सूत भी जानना जरूरी है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ये स्टील बार के साइज बताने में काफी इस्तेमाल होता है। जैसे 4 सूत का सरिया मतलब आधा इंच, 12.7 mm। 6 सूत मतलब पौना इंच, लगभग 19 mm। अच्छा, और स्टील का वजन, क्या उसे जल्दी से निकालने का कोई तरीका है? बिना वेट मशीन के? बिल्कुल है। और ये बहुत काम का फॉर्मूला है। किसी भी स्टील बार का वजन किलोग्राम में निकालने का फॉर्मूला है d² गुणा L भागा 162, मतलब d² गुणा L बटे 162।
डी और एल क्या है यहाँ? डी है बार का डायामीटर मतलब व्यास mm में, और एल है बार की लंबाई मीटर में। इससे आप साइट पर ही फटाफट अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्टील लगेगा या कितना आया है। अरे वाह, ये तो कमाल का फॉर्मूला है। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट में काफी मदद मिलती होगी इससे। जी हाँ, वेस्टेज कम होता है, जरूरत का सही अंदाजा लगता है, कॉस्ट कंट्रोल में भी मदद मिलती है। स्टील की बात हो ही रही है, तो ये लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ LD क्या होते हैं? ड्राइंग में लिखा होता है 40D, 50D। इसका क्या मतलब है और क्यों जरूरी है? देखिए, स्टील बार एक स्टैंडर्ड लंबाई में आते हैं। जब हमें उससे ज्यादा लंबी बार चाहिए तो दो बार्स को जोड़ा जाता है। ये जो जोड़ने के लिए ओवरलैप करते हैं ना, उसी को लैप लेंथ कहते हैं। अच्छा, और ये 40D, 50D? ये थंब रूल है। डी मतलब बार का डायमीटर। टेंशन जोन में जैसे बीम के नीचे वाले सरिये, वहां लैप लेंथ आमतौर पर 40 गुना डी 40D रखते हैं, और कंप्रेशन जोन में जैसे कॉलम के सरिये, वहां 50 गुना डी 50D रखते हैं। कंप्रेशन में ज्यादा क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में लोड ट्रांसफर थोड़ा अलग तरीके से होता है। कंक्रीट भी मदद करता है, तो थोड़ी ज्यादा पकड़ चाहिए होती है। ओके, और डेवलपमेंट लेंथ LD? एलडी यानी डेवलपमेंट लेंथ, वो कम से कम लंबाई है जितनी बार को कंक्रीट के अंदर एम्बेड मतलब फंसाना जरूरी है, ताकि बार और कंक्रीट के बीच एक मजबूत बॉन्ड बन सके। बॉन्ड क्यों जरूरी है? ताकि लोड बार से कंक्रीट में या एक बार से दूसरी बार में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो सके। अगर एलडी पूरी नहीं दी तो बार स्लिप हो सकती है कंक्रीट से, और स्ट्रक्चर कमजोर पड़ सकता है, फेल भी हो सकता है। तो एलडी भी करीब 50D के आसपास होती है, डिजाइन पर निर्भर करता है। बाप रे, मतलब ये लैप और LD तो स्ट्रक्चर की जान है एक तरह से। सिर्फ फॉर्मूला रटना काफी नहीं, समझना जरूरी है। बिल्कुल, इन्हें सही तरीके से देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं क्वांटिटी निकालने पर और फाउंडेशन के बेसिक्स पर। मटेरियल जैसे सीमेंट, रेत, गिट्टी, इनका अंदाजा कैसे लगाते हैं और फाउंडेशन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है? मटेरियल क्वांटिटी का अंदाजा उसके वॉल्यूम और मिक्स रेशियो से लगता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 क्यूबिक मीटर PCC बनानी है 1:4 रेशो की, तो इसमें करीब 6.3 बैग सीमेंट लगेगा। ये कैलकुलेशन ड्राई वॉल्यूम फैक्टर, जो करीब 1.54 होता है, को ध्यान में रखकर की जाती है। और स्टील का? स्टील का अंदाजा अक्सर थंब रूल से लगाया जाता है, कंक्रीट के वॉल्यूम के प्रतिशत के तौर पर। जैसे स्लैब में हम मान लेते हैं कि कंक्रीट वॉल्यूम का 1% से 2% तक स्टील लगेगा। ये शुरुआती अनुमान के लिए ठीक है, बाद में तो BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल से एग्जैक्ट क्वांटिटी निकलती है। ठीक है, और फाउंडेशन, उसका साइज कैसे तय होता है? फाउंडेशन का साइज 2 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। पहला, बिल्डिंग से कितना लोड आ रहा है, और दूसरा, वहां की मिट्टी उस लोड को कितना झेल सकती है, जिसे हम सॉइल बियरिंग कैपेसिटी यानी SBC कहते हैं। SBC, ये कैसे पता चलती है? इसके लिए सॉइल टेस्ट होता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमें SBC पता चलती है। फिर एक सिंपल फॉर्मूला है, फाउंडेशन का एरिया इज इक्वल टू कुल लोड SBC। तो सॉइल टेस्ट बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। बिना सॉइल रिपोर्ट के फाउंडेशन डिजाइन करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। फाउंडेशन की गहराई भी मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन कम से कम 1 से 1.25 मीटर गहरी तो होनी ही चाहिए, ताकि वो स्टेबल रहे। समझ गए, सॉइल रिपोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आखिर में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल फील्ड स्किल्स बताइए जो हर नए साइट इंजीनियर को आनी ही चाहिए। सबसे पहली और सबसे बेसिक स्किल, मेजरिंग टेप को सही पढ़ना। इंच, फीट, mm और हाँ, सूत भी। इसमें गलती मतलब हर चीज में गलती। हाँ, ये तो है। दूसरा, लेवल्स को सही तरीके से मार्क करना और ट्रांसफर करना, खासकर सिल लेवल और लिंटल लेवल। FFL से सिल लेवल करीब 900 mm 3 फीट, और लिंटल लेवल करीब 2100 से 2400 mm 7 से 8 फीट पर होता है। इनकी मार्किंग एकदम सटीक होनी चाहिए, ताकि दरवाजे खिड़की सही लगे। बिल्कुल। और सीढ़ियों के लिए राइजर, जिसको आर खड़ी ऊंचाई कहा जाता है, और ट्रेड, जिसको पैर रखने की जगह कहा जाता है, का अनुपात एक आरामदायक सीढ़ी के लिए 2R+T का मान 600 से 650 mm के बीच होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काम की क्वालिटी और फिनिशिंग पर बहुत असर डालती हैं। ये तो वाकई बहुत काम की बातें हैं। तो ये थे सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बुनियादी मगर बेहद जरूरी पहलू।
मुझे लगता है इन बेसिक्स पर अगर पकड़ मजबूत हो तो साइट पर काम करने का आत्मविश्वास ही अलग होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है। सही जानकारी से आप महंगी गलतियों से बचते हैं, काम की क्वालिटी सुधारते हैं और एक इंजीनियर के तौर पर तेजी से सीखते और आगे बढ़ते हैं। और शायद सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे इन बुनियादी बातों में महारत हासिल करना सिर्फ आज की चुनौतियों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में एक बेहतर और सक्षम इंजीनियर बनने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल, ये ज्ञान ही आगे की तरक्की की नींव है।